जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, हम क्लास 12th मैथ जो सदिश बीजगणित था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जितनी भी चीज़ें थी वो हर एक चीज़ को मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया है। जितने भी सदिश थे, सदिश क्या होती हैं वो आपको मैंने बताया, सदिश के प्रकार बता दिए। तो आज जो था वो हम लोगों ने ये सोचा था कि 10.1 को कंप्लीट किया जाएगा, तो वही एक्सरसाइज लेकर मैं आ चुका हूँ। जो सदिश बीजगणित है, एक्सरसाइज है 10.1 और ये क्लास 12th की मैथ्स है। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने लिख दी गई हैं, क्योंकि इसमें जगह ना थी, याद ना रहा तो ऊपर नहीं लिख पाएगा। अगली बार आपको जो भी 10.2 से मिलेंगी उसमें ऊपर लिखा मिलेगा क्लास 12th मैथ। ठीक है, और जो एक्सरसाइज होगी वो लिखा मिलेगा। तो यहाँ से आज आप समझ लीजिए एक्सरसाइज 10.1 पे हम लोग क्लास 12th मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए, जैसे आपको पता है मेरे उसूल हैं कि 1 मिनट मैं आपसे ले लेता हूँ पहली बार, कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मैं अपने वादा करता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम पहुँचाऊँगा, और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले यहाँ फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे, और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, मैथ्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बेहतर है आप यहाँ जुड़े रहें और हम लोगों के साथ अपना सहयोग देते रहें। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसे ढंग से पढ़ लीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है उत्तर से 30 अंश पूर्व में, दिख रहा है ये है उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। तो बिल्कुल ये आसान है क्वेश्चन, और बड़े प्यार से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको जानना बहुत जरूरी है। ये इसे मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन कह सकते हैं। अब हमें उत्तर पूर्व पश्चिम ये सब ढूंढना है ना, तो आपको, अगर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम चित्र बनाते हैं कागज़ में, तो दाएं हाथ में हमेशा पूर्व आपको रखना है। तो ये मिड पॉइंट में, तो अगर बीच में हो तो दाएं हाथ इधर आ रहा है तो ये होगा पूर्व। यहाँ पर मैं लिख दूं, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, पूर्व। कलर वाले को यहाँ पहुँचा दूँ मैं, समझिए ज़रा। ये पूर्व हो गया, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा हमें, पश्चिम। और उसे ही उत्तर होता है, उसे ऊपर होता है, तो ऊपर साइड में उत्तर मिलेगा और नीचे साइड में मिलेगा दक्षिण। अब सुनिए ज़रा, हमसे ये कहा गया था 30 उत्तर से 30 अंश पूर्व में, मतलब उत्तर की दिशा से पूर्व की ओर चलना है। और कितने अंश चलना है, बोलो, 30 अंश चलना है। तो जाहिर सी बात है मुझे उत्तर की तरफ जाना है और 30 अंश जाना है। अभी देखो तुरंत बनता है ये। देखिए, उत्तर से 30 अंश, मान लो कि एक लाइन खींच रहे हैं हम लोग, और अंदाज के हिसाब से बनाना है आपको कि ये 30 अंश लगभग बन जाए। तो ये 30 डिग्री बन गया, एंगल बन गया। अब ये क्या है, विस्थापन, तो इधर की ओर ये विस्थापित होगी। अभी कुछ और काम है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मात्रक, कुछ मेजरमेंट ले लो। तो ये मान लो 0 पॉइंट है, यहाँ तक गए तो मान लो 10 मिलेगा, यहाँ तक गए तो 20 मिलेगा, यहाँ तक गए तो 30 मिलेगा, और यहाँ तक पहुँचे तो 40 मिलेगा। और बस ऐसे लिख दो 40 किलोमीटर, एरो बना दो। तो ये क्या हो गया, उत्तर से 30 अंश गए किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर। अगर यहीं पर कह देता उत्तर से पश्चिम की ओर, तो इधर की ओर मुड़ जाते। अब उत्तर से दक्षिण थोड़े ना कहेगा, तो दक्षिण कहेगा तो चाहे इधर से भी घूम सकते थे, इधर भी घूम सकते थे। तो ये नहीं कहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहेगा, तब हम लोग घूमेंगे। अगर वो ये कह रहा है पूर्व की ओर, तो साधारण ये उत्तर की डायरेक्शन है, 30 अंश पूर्व, तो इधर की ओर जाएंगे तभी तो पूर्व मिलेगा। तो 30 डिग्री घूमे, डायरेक्शन बन गई। अब ये सोचो जरा, ये 90 ही तो होता है, यहाँ से टोटल 90 होता है, तो लगभग 30 इतना, फिर 30 इतना, फिर 30 इतना, अपने अंदाज के हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये बन गया पहला क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आया होगा। अब इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे हम लोग। देखिए और समझिए ज़रा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। आप समझेंगे कि हर एक चीज़ आपको आ जाएगी। इसमें लिखा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है। देखो, ये चीज़ एक्सरसाइज के आंसर, जो एक्सरसाइज है 10.1, आप इसका आंसर शीट देखेंगे तुरंत आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन बात ये नहीं कि आपको ये वहाँ से देख लेना है, नहीं,
इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मैं देख लूँगा कौन सदिश है कौन अदिश है। मैं एक लॉजिक समझाऊंगा तुम्हें कि ये क्यों है और क्या क्या है, इसमें क्या समझ आ रहा है जिसकी वजह से हम सदिश कह रहे हैं और इसको हम अदिश कह रहे हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए आपको रुकना होगा यहाँ पर। यूँ नहीं कि हम इसके देख लेंगे, ये अदिश लिखा होगा तो अदिश लिख देंगे, सदिश लिखा होगा सदिश, वहाँ जाकर क्या करोगे जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे सामने आ जाएगा तब तो फिर यूँ खत्म, आंसर शीट तो देखे ना कि नहीं मिलेगी। तो बेहतर है आराम से समझिए ज़रा। तो मैं अगर बात करता हूँ 10 किलोग्राम की, तो यहाँ पर ये जो शब्द किलोग्राम है, तो किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान का मात्रक है। और द्रव्यमान का अपना कोई भी दिशा, ये अपना द्रव्यमान अपनी कोई दिशा नहीं रखता, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो इस वजह से केवल इसमें परिमाण है, इसमें क्या होता है केवल परिमाण। और जबकि हमको पता है सदिश तो वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन हो, दिशा भी हो। तो यहाँ पर तो केवल परिमाण मिला, इसका मतलब इसमें एक चीज़ की कमी है, दिशा की। और जब दिशा नहीं होगा केवल परिमाण है तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं अदिश। मतलब ये क्या है अदिश। ये लॉजिक है, आप समझते जाइए और मन लगाकर पढ़िए। तो इसमें क्या होता है केवल परिमाण। और जिसमें केवल परिमाण होगा वो क्या कहलाएगा अदिश। आगे सुनिए जरा, इसमें आ जाओ। 2 मीटर लिखा है, बताओ ये लिखा है 2 मीटर और फिर ये लिखा है उत्तर पश्चिम। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो ये 2 मीटर है और फिर लिखा है उत्तर पश्चिम, तो समझिए यहाँ पर क्या बातें हैं। देखो ये जो चीज़ है ये, और जो ये चीज़ है ये, तो पहली बात तो परिमाण को व्यक्त कर रहा है। कितना 2 मीटर 10 मीटर 5 मीटर 15 मीटर ये परिमाण होता है, तो ये तो परिमाण को व्यक्त कर रहा है। उत्तर पश्चिम ये एक फिक्स डायरेक्शन है, मतलब निश्चित दिशा ये। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, दोनों हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है बोलो सदिश। हम इन्हें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सदिश। क्या मतलब हुआ, दूसरा क्या है सदिश। तो समझ गए होंगे कि दूसरा क्या है, जल्दी बोलो सदिश। यहाँ से समझ आ गया होगा। अब ये दूसरे के लिए बनाया मैंने, ये किसके लिए है दूसरे के लिए। आ जाते हैं तीसरे में 40 डिग्री। इसमें कोई डायरेक्शन की तो बात हो नहीं रही है कि 40 डिग्री जाना है, तुम्हें कोई डायरेक्शन दी है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो ये सीधे बताओ अदिश। अब दिमाग काम कर रहा होगा कि लॉजिक कैसे समझनी है आपको। देखो 40 वाट, 40 तो परिमाण हो गया, वाट क्या है तो बोलो शक्ति का मात्रक है। और शक्ति क्या होती है कार्य करने की क्षमता है ना, एकांक समय में किए गए कार्य। तो और कार्य क्या है एक प्रकार का ऊर्जा, और ऊर्जा एक अदिश राशि है, मतलब शक्ति भी कैसी राशि हो जाएगी अदिश। कूलाम, ये जो कूलाम है ये किसका मात्रक है बोलो आवेश का मात्रक है। और बताया था मैंने आवेश एक अदिश राशि है। तो ये कैसी राशि हो गई अदिश। अब देखो यहां पर ये समझने की बात है, ये जरा कलर चेंज करता हूं मैं, और ये जो चीज है ना इसको समझो जरा ध्यान से। ये क्या लिखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक है। और त्वरण कैसी राशि है बोलो सदिश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सदिश है। तो ये कॉन्सेप्ट इनके कि क्या समझना है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब आगे सुनिए जरा। तो ये कौन सा है चौथे का, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका। 1 2 3 4 5, छठवां कौन सा था,
अच्छा एक ये है, अच्छा ये है तो एक छठवां। तो ये लो 6 के 6 पूरे आंसर आपके सामने मिल गए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये सेव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक सेम ऐसा ही है, पर आपको इस बार बताना है ढंग से। इसमें मैं कुछ भी ना बताऊंगा, आपको बड़े समझदारी के साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप खुद ही बताओ कि ये जो समय कालांश है ये क्या हो सकता है, दूरी क्या है, किसका दूरी क्या होती है, बल क्या होता है, वेग क्या होता है, और कार्य क्या होता है। देखो मैं दूरी बता देता हूँ ये हैं क्या, और कॉन्सेप्ट अपने आप से समझिएगा और फिर बताना कि ये क्या इन्हें कहना चाहते हैं आप। ये है पथ की लंबाई, बल है एक प्रकार से फोर्स होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, त्वरण और द्रव्यमान का गुणन। वेग की बात करते हैं तो विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। कार्य एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। अब समझदार हो गए तो समय कालांश मतलब समय में अंतर कह सकते, समय कालांश का मतलब, कालांश का मतलब क्या होता है, कालांतर। तो ये कालांतर हो जाएगा, ये तो इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते, ये ऐसे ही बना रहने दो। अब ये दूरी, पथ की लंबाई, लंबाई अदिश राशि मान लोगे, त्वरण सदिश होती है, इसके हिसाब से बल सदिश बन जाएगा। ये समय में विस्थापन, विस्थापन सदिश, ये भी सदिश बन जाएगा, ये अदिश सदिश बन जाएंगे। तो अदिश सदिश अदिश अदिश सदिश सदिश अदिश बना लेंगे आराम से, तो ये बन जाएंगे। ठीक है, इनको अपने आप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इनमें से पहचानो और मुझे बहुत सी चीज़ें आपको इसमें सिखानी पड़ेंगी। चलो ध्यान से इसमें समझिएगा और मैं हर एक चीज़ का दोबारा रिवीजन करा दूंगा यहीं पर, बस समझते चलना मेरे साथ। हाँ, सबसे पहला काम देखो, आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए कि कौन से सह आदिम सदिश हैं, कौन से समान हैं, कौन से संरेख हैं परंतु असमान है। इतनी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी। तो एक बात समझो, अगर आपको यही नहीं पता कि सह आदिम क्या होते हैं तो कभी इनमें ढूंढ पाओगे, कभी ना ढूंढ पाओगे। अगर मैं कह दूँ समान क्या होते हैं, जब समान सदिश की परिभाषा ही ना पता होगी तो क्या समान सदिश बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे। वैसे ही संरेख परंतु असमान, जब संरेख की डेफिनीशन पता हो और असमान की डेफिनीशन पता हो तब तो हम जान पाएंगे ना। तो इन सब के बारे में देखो मैंने बनाया था उस, अगर बेसिक आप पढ़ के आएंगे पीछे वाली उस जो इससे पहले वाला लेक्चर है जो वो मान लो इंट्रोडक्शन वाला है, उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो इसके अंदर की चीज़ें मैंने ना बताई हूँ। हर एक चीज़ चुटकियों पे आंसर आप देंगे, आप एक बार जाकर देख लेना, फिर भी मैं इधर शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो अगर मान लो कोई एक सदिश है ऐसे और एक इधर की ओर डायरेक्शन है, एक इधर की ओर डायरेक्शन है, और मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों की लाइनों की लंबाइयाँ समान कर देता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो देखिए ज़रा ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबाई में ये मैंने लगभग समान बना दिए, तो परिमाण सेम हो गया, इनका क्या हो गया, परिमाण सेम। लेकिन डायरेक्शन देखो इसकी इधर, इसकी इधर, तो अगर दिशा की बात करते हैं वो है अपोजिट। इस वजह से जो ए वेक्टर है वो माइनस बी वेक्टर के बराबर बनेगा और इनको कहते हैं असमान सदिश। इनको क्या कहेंगे, असमान सदिश। समझ आया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती, इन्हीं का नाम होता है ऋणात्मक सदिश। इन्हीं का नाम होता है विपरीत सदिश। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो सतर्क रहिए, ऐसे ही जानकारी आप पाते रहिए। देखो
ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये लंबाई के परिमाण को मान लो डिनोट कर रही है, तो मैंने लगभग बराबर बना दिया समझाने के लिए, आप समझें इस बात को कि ए वेक्टर की लंबाई इसकी लंबाई के बराबर है, और मैं कह रहा हूँ कि लंबाई ए वेक्टर के परिमाण को डिनोट कर रही है, इसकी लंबाई इसके परिमाण को, तो ये दोनों अगर बराबर लंबाई है मैंने समझी है तो दोनों इक्वल हो गए, तो परिमाण में सेम हो गए, लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट, परिमाण सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो जब ऐसे कोई दो सदिश जिनके परिमाण सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, उनका नाम होता है असमान सदिश या ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। लिखते हैं ऐसे ए वेक्टर इक्वल माइनस बी वेक्टर। असमान की बात हो गई, और जितने भी असमान सदिश होते हैं वो सबके सब संरेख सदिश होते हैं। लिख लो इस बात को, जितने भी असमान सदिश होते हैं वो सबके सब संरेख होते हैं, वो सबके सब संरेख सदिश होते हैं। फिर आगे बात करता हूँ, अगर मान लो ए वेक्टर ये है और यहीं पर ये बी वेक्टर हो जाए, ए वेक्टर, फिर से लंबाइयाँ क्या हैं इनकी दोनों की, अगर मैं पूछूं तो बोलेंगे सेम, तो परिमाण मान लो इनके क्या लिख देंगे हम लोग, सेम, परिमाण क्या हो जाएंगे सेम। लेकिन डायरेक्शन की बात करते हैं तो दिशा भी क्या है बोलो सेम। तो जब परिमाण और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो उसका जो नाम देते हैं वो उस समय हम नाम देते हैं समान सदिश। और समझिए ज़रा, खास बात तो ये है कि चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये दोनों के दोनों ही संरेख सदिश होते हैं, ये दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं, संरेख सदिश। बताओ, ये पढ़ने की ज़रूरत है आपको, डिटेल में जानने की ज़रूरत है, ये नहीं कि यूँ आए टिक किए रटना रटाना चले गए, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीज़ें पढ़ो आप। तो देखो ज़रा, अगर वेक्टर अगर परिमाण सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वेक्टर इक्वल माइनस बी वेक्टर लिखा जाएगा, उन्हें असमान सदिश कहेंगे, ऋणात्मक सदिश कहते हैं, उन्हीं को विपरीत सदिश कहते हैं। लेकिन अगर परिमाण सेम हो, डायरेक्शन भी सेम है, उनको समान सदिश कहते हैं, लिखते हैं हम ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर। और समान सदिश हो या विपरीत सदिश हो वो हमेशा क्या होते हैं, संरेख सदिश। लेकिन संरेख सदिश जरूरी नहीं कि वो समान हो, या ज़रूरी नहीं हमेशा कि वो विपरीत सदिश हो, दो में से कोई भी हो सकता है, ये बातें याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखो समान की बात हो गई, असमान की बात हो गई, अभी सह आदिम बचा है, तो सह आदिम के बारे में जानो। सह आदिम, अगर मैं बात करता हूँ सह आदिम की, तो इनकी डायरेक्शन इधर बना दूँ, चलो समझो ज़रा सह आदिम क्या होते हैं। देखो ऐसे सदिश जो एक ही पॉइंट से निकले हो, मान लो जैसे कि ये है पॉइंट, इससे ये कोई निकला और इसी से ये कोई निकल गया, तो ये अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो ये इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों के लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसी का नाम क्या हो जाता है, सहआदिम सदिश। अगर कोई दो सदिश ऐसे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब इनकी जो प्रारंभिक बिंदु वो सेम हो, एक ही बिंदु से निकले हों, तो वो ज़रूर क्या कहलाएंगे, सहआदिम सदिश। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। समान, असमान, समान, सहआदिम, संरेख, हर एक चीज़ क्लियर। आ जाओ देखते हैं अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा जो रह जाए आपसे, चुटकियों पे हटा देंगे आप। सह आदिम सदिश, ध्यान देना, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ए वेक्टर को देखो, एरो ये गई है, देखो मैं इधर एरो बना कर दिखा रहा हूँ, ये है एरो। बी वेक्टर के लिए ये है डायरेक्शन इसकी, और सी वेक्टर के लिए ये डायरेक्शन दी गई है, और डी वेक्टर की ये डायरेक्शन दी गई है, ये चित्र में दे रखा है। अब देख के खुद समझ करके बताओ मुझे कौन सा इनमें से सहआदिम है, बताओ ज़रा, खुद समझो और खुद बताओ मुझे। ये आंसर खुद दे कर जाओगे, कुछ नहीं आता तब भी यहाँ से हर एक चीज़ सीख कर जाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं हर एक चीज़ सिखा दूंगा यहीं पर, कोई भी चीज़ रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो ज़रा, सहआदिम इनिशियल पॉइंट सेम, प्रारंभिक बिंदु से लिख दूँ मैं, प्रारंभिक बिंदु समान हो, उन्हीं का नाम क्या होता है, सहआदिम सदिश। तो देखो ज़रा, ए वेक्टर ऐसा लग रहा है कि मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखो,
ये पॉइंट देखो इधर से निकलता हुआ इधर नजर आ रहा है, डी को भी देखो ना, इधर से ही तो एरो इधर की ओर बना, मतलब यहीं से निकलता हुआ इधर की ओर गया। तो ए वेक्टर डी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है, और किसी के देख लो, अच्छा ए का ये इनिशियल पॉइंट, बी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों तो सेम नहीं है, बी का यहाँ से स्टार्ट है, सी का यहाँ से स्टार्ट, ये भी सेम नहीं है, तो मतलब आपस में कोई और सेम नहीं, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर इसका आंसर होगा। तो बोलो सह्याद्री सदिश कौन हो जाएंगे, ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर। ये रटा नहीं गया पूरे कॉन्सेप्ट सीखते हुए, तब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा, पेज गंदा होगा लेकिन दिमाग में सेट करके जाएंगे हम लोग कि जो भी चीज़ पढ़ेंगे यहीं पढ़ेंगे, होमवर्क नहीं भी कर रहे हैं एक दिन तब भी आप सबसे आगे बने रहिए। आगे पढ़ो सारा। समान सदिश, समान के लिए क्या कंडीशन होती, परिमाण सेम और दिशा सेम, परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो देखो ज़रा, ये हमें पहले दे दिया गया वर्ग है, तो ये आपस में इन दोनों सभी की जो लेंथ है वो क्या होंगी, सेम होंगी, भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी, सेम, तो हर किसी की जो भुजाएं की लंबाइयाँ वो सेम है। तो अब हमें डायरेक्शन देखनी है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की, तो कभी कतई ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, तो इनके और इनको देख लो, इनको और इनको देख लो। देखो ये ऊपर है, ये इधर की ओर, देखो ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर, तो ये दोनों तो अपोजिट है ना, समान तो नहीं हुए, क्योंकि डायरेक्शन देखो ये इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, देखो दिशा क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या कहलाते हैं, असमान। तो ये ए और सी तो असमान में आएंगे। फिर देखो बी में, बी वाला नीचे की ओर है, डी वाला भी नीचे की ओर, बी वाला नीचे की ओर, डी वाला नीचे की ओर, जब दोनों नीचे की ओर है मतलब यही दोनों क्या बनाएंगे, आंसर अपना। तो क्या आंसर होगा, बी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, ये बन गए समान सदिश। फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं संरेख हो परंतु असमान हो। तो हमें ये देखना है कि जो संरेख होंगे वो विपरीत वाले या समान वाले दो ही हो सकते हैं, और कोई संरेख हो नहीं सकते। पर देखो संरेख हमें केवल उन्हीं दो को देखना है जो समान है और या फिर असमान है, पर एक कंडीशन अप्लाई है, समान की तो ये, साथ साथ में हमें वो देखने हैं जो असमान है। तो देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये असमान है या नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, तो ये तो हो गए असमान। अब अगर ये दोनों असमान हैं तो संरेख तो होते ही होते हैं, असमान विपरीत सदिश या असमान सदिश वो क्या होते हैं, संरेख सदिश। मतलब यहाँ पर ए वेक्टर और सी वेक्टर इसका सही ऑप्शन होगा। ये लो, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो ये गंदगी की गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गंदा है, ये आपके दिमाग में हर एक चीज़ फिट करने के लिए की गई। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाता है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बड़े ही अच्छी तरीके से आप इन्हें समझते रहिए, रटने की कोई गुंजाइश नहीं, जो भी करेंगे हम मन लगा कर करेंगे और पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर ये ए वेक्टर है, यहाँ पर ये माइनस ए वेक्टर है। कह रहे हैं निम्नलिखित का उत्तर सत्य और असत्य के रूप में आप बता दीजिए, सत्य और असत्य के रूप में दीजिए। कह रहे हैं ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं या नहीं। एक बात समझो, अभी अभी जब समान सदिश मैंने असमान पढ़ाया था तो वहाँ पर ऐसे बनाया था, देखो ऐसे और ऐसे बनाया था। अब इनकी लेंथ मान लो लगभग बराबर है, ये मान के चलने की लेंथ क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो ए बी के बराबर होगा परिमाण में। देखो वेक्टर हटा तो परिमाण बन जाते हैं, ये क्या परिमाण है, लेकिन ये क्या है तो बोलेंगे सदिश है। ए का सदिश है और ये ए का परिमाण, केवल ए का मतलब परिमाण। अब सुनो जरा, ये डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो क्या ये संरेख हैं या नहीं, तो आंसर होगा हाँ है भाई, ये संरेख हैं, क्योंकि एक ही लाइन। संरेख की एक और डेफिनेशन है कि अगर कोई दो सदिश ऐसे हैं जो एक ही रेखा के समांतर हो जाए, समांतर, तो ये आपस में क्या होते हैं, संरेख सदिश होते हैं। जरूरी नहीं कि ये बराबर हो या समान हो भाई, ऐसे एक छोटी लाइन है और एक इतनी बड़ी लाइन है, तो ये भी ये संरेख हैं, क्योंकि बस पैरेलल होने चाहिए, वो संरेख सदिश माने जाएंगे और होते हैं वो। तो यहाँ पर कंडीशन संरेख की तो पता चल गई। अब बात यहाँ पर आती है ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मतलब जो ए वेक्टर है वही ए वेक्टर, ये बस इसकी डायरेक्शन देखो निगेटिव, मतलब अपोजिट साइड है। तो अगर मैं इसे बी वेक्टर ना नाम देकर ए वेक्टर ही दे दूँ, तो ये वेक्टर जो है वही ए वेक्टर इधर की ओर है, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट है।
तो समझ जाना, मतलब दो सदिश है, एक ए वेक्टर है, एक और ए वेक्टर के ही सेम सदिश है, बशर्ते वो अपोजिट साइड में है। तो ये बताओ, जब एक अपोजिट साइड में है तो लाइन तो एक ही बनाएंगे ना, और जब एक लाइन बनाएंगे वो कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो मतलब इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, सत्य। ये हो गया सत्य। आगे बढ़ते हैं। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अब ये मजेदार बात है, इसको समझो जरा। कह रहे हैं अगर दो संरेख सदिश हैं अपने पास, कोई दो संरेख सदिश हैं, तो क्या उनका परिमाण हमेशा सेम होगा? अरे ऐसा थोड़े नहीं, अभी अभी मैंने एक दिखाया था कि समझो जरा। संरेख की परिभाषा एक ये होती है समांतर लाइनों से। अगर एक ये सदिश है और एक ये सदिश है, अगर ये दोनों समांतर है तो संरेख हैं। मैं कह दूं कि इनकी जो लंबाई है ये इनके परिमाण को डिनोट करके, और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो क्या आप ए वेक्टर बी वेक्टर को संरेख कह सकते हैं कि नहीं? तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों संरेख तो हैं, संरेख तो हैं, लेकिन परिमाण अगर बोलो तो परिमाण सेम नहीं है, परिमाण समान नहीं है। तो क्या बात समझ आई? मतलब ये है कि दो संरेख सदिश हैं तो उनके परिमाण सेम हो भी सकते हैं और परिमाण सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो आप इस बात को किसी के सामने नहीं कह सकते जोर देकर कि नहीं संरेख सदिश है तो उनके परिमाण सदैव सेम हो गई, तो ये बातें गलत है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये बात असत्य लिखी हुई है, क्योंकि अगर संरेख सदिश हैं तो उनके परिमाण समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देंगे असत्य। इसका आंसर क्या देंगे, असत्य। आगे बढ़ते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अरे भाई साहब ये तो गलत बात है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं? अरे ऐसा थोड़े नहीं। अभी जो तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था वर्ग वाले में, ये मैंने एक बनाया वर्ग। मान लीजिए कि ये आप एक वर्ग है ये, और इसमें कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है, आपको समझ के चलना। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है। मान लो इसका नाम है P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। अब सुनो ज़रा, समान परिमाण वाले, अगर मैं बोल दूं कि एक वर्ग है, अगर मैंने कह दिया कि ये एक वर्ग है, तो बोलो ये आपस में इन सभी के परिमाण क्या हो गए, सेम हो गए। पर अगर मैं कहूं कि सेम है तो बताओ क्या ये संरेख भी हैं? तो नहीं। पी वेक्टर को देखो गौर से। अगर मैं कहूं पी वेक्टर को देखो, इसको देखना, रुकना कलर में चेंज करूं, इसको देखो और इसको देखो, दोनों के परिमाण क्या हैं? परिमाण दोनों के सेम है। यहां पर क्या लिखोगे, परिमाण सेम है, परिमाण समान है। लेकिन क्या ये संरेख है? तो संरेख तो नहीं है, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर थोड़े नहीं, ये इधर जा रहे ये इधर जा रहे, समांतर हो ही नहीं सकते। इनके बीच तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो संरेख कौन होते हैं? जिनमें 0 डिग्री का एंगल बने। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये बात कहना गलत है कि अगर दो समान परिमाण वाले दो सदिश होंगे तो वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। ये गलत बात है। हम ये कह सकते हैं कि समान परिमाण वाले, कोई अगर आपसे कोई पूछे कि क्या समान, अगर वो क्वेश्चन ऐसा करता है कि क्या समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख हो सकते हैं, तो आप आंसर कह सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं। और वो पूछे कि क्या नहीं भी हो सकते, तो आंसर हाँ नहीं भी हो सकते। मतलब ये नहीं, जोर नहीं दे सकते कि हाँ होगा ही या नहीं होगा। भाई साहब वो हो भी सकता है और संरेख नहीं भी हो सकता है। तो ये बात, इनमें श्योरिटी नहीं पाई जा रही। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लिखेंगे वो असत्य में लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, असत्य।
ठीक, ये गंदगी नहीं है, इन्हें अपने दिमाग में छापो, कॉन्सेप्ट है ये, हर एक चीज़ समझाने के तरकीबें हैं, ऐसे ही आपको समझना है। आगे पढ़ते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। फिर गलत बात बोल दी इन्होंने, ये गलत बात है, पढ़ो इस बात को। समान परिमाण वाले दो सदिश मतलब उनके परिमाण क्या है बोलो, सेम। इसी ग्राफ को देख लो, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, एस वेक्टर, आर वेक्टर, इन सब के परिमाण सेम है, मतलब पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर एस। लो परिमाण सेम है सभी के, हो गए परिमाण सेम। आगे पढ़ो। दो संरेख सदिश, दो संरेख सदिश। अब संरेख देखो मैं समझाता हूँ, इसको देखो पी वेक्टर को और आर वेक्टर को, मैं इनके कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, समझना ज़रा ध्यान से समझना। मैंने कहा ये है आपके पास पी वेक्टर और ये है आपके पास आर वेक्टर। तो पी वेक्टर और आर वेक्टर को अब देखो, इन दोनों को, इन दोनों को, तो आप बोलेंगे परिमाण तो सेम है, परिमाण तो सेम है, और संरेख भी हैं, परिमाण भी सेम है, संरेख भी है, क्योंकि वर्ग क्या होते हैं 90 डिग्री पर झुके होते हैं, मतलब इनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर। तो समांतर हैं तो संरेख भी हो गई, पैरेलल है संरेख भी है, मतलब परिमाण भी बराबर हो गए पी और आर के, और ये दोनों संरेख भी हो गई। पर क्या इन्हें समान कह सकते हो? बोलो, तुम खुद ही बोलो, समान कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि पी की डायरेक्शन इधर है, आर की डायरेक्शन इधर है, तो हम कहेंगे ये असमान है, मतलब इनकी बात में श्योरिटी नहीं पाई जा रही। तो हम क्या समझेंगे कि इनकी बातें ये वाली भी क्या है, जल्दी बोलो, असत्य हैं, इनकी ये बातें भी असत्य हैं। तो ये है पढ़ने की तरीके। इसी को मैं ठीक 5 मिनट में भी पूरा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देता, लेकिन क्या आपके दिमाग में सेट होता? नहीं, आप केवल रट के जाते। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, क्यों कैसे, इनका जवाब पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बड़ी आसान चीज़ें नहीं है, ये वेक्टर है। अच्छे अच्छों का दिमाग हिल जाता है कि क्या कहना चाहता है और क्या है। तो चूँकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो बशर्ते मैं इसे आराम से पढ़ा देता हूँ। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो हर एक चीज़ आपको समझ आई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर बने रहने की हमेशा कोशिश करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।